हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके पास में वापस से आए हैं और फिजिक्स का लेक्चर दूसरा हम आपके पास में लेके आए हैं। और इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम मोशन से रिलेटेड, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं जैसे कि फिजिक्स की भी क्लास आपने देख ली, मैथ्स की भी क्लास देखी होगी, केमिस्ट्री की भी देखी होगी, बायोलॉजी की भी देखी होगी। और हमारा मेन पर्पस यही है कि आप सभी के लिए नीट और जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, खास तौर पे नीट के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करवाना, क्योंकि आपके पास में मई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर नीट का एग्ज़ाम्स आने वाला है। तो आप सभी बच्चे जुड़ते रहें। और साथ के साथ के अंदर एक चीज़ और है कि हमारे जो पर्पस है मेन आप सभी का, जो 10th से 11th स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, उनके अंदर भी चेष्टा बनाने का है कि किस तरीके से वो बच्चे अपना स्कोप, अपना फ्यूचर नीट के लिए देख सकते हैं। 11th से 12th में जो बच्चे आ रहे हैं और जो 12th पास आउट बच्चे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम्स की, उसके लिए हमारा मेन पर्पस है। तो आप सभी जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी क्लासेस को। थैंक्स फॉर एवरशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कि वो हमारे लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत चेष्टा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बच्चे को स्कोप मिल सके पढ़ने का और मेहनत कर सके बच्चे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हमारे पास में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो 10th से 11th में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी हम स्कोप दे रहे हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उनको तो बड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करना। टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ के अंदर हैं। और अगर हम आपके साथ में हैं तो विश्वास मानिए कि आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको उसके लिए ब्रीफली पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आज आपको पहले बेसिक्स 2-5 मिनट के लिए समझाता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है और लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो थोड़ा समझ के रखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपने 9th क्लास के अंदर न्यूटन्स के लॉस पढ़े हैं, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, केवल बनावटी बातें होती है कि क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, उसके अंदर 2-4 चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगने लग जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चंस लगने लग जाता है। लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं होता कि उसमें ये भी ऐड कर दिया तो ठीक है अब ये निकाल दो। तो इस तरीके से हमारे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी और कुछ भी क्वेश्चंस का ऐसा सीन नहीं रहता। तो थोड़ा देखिए हमारे पास में न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, और खास तौर पे न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास के अंदर काम में आने वाला है। तो हमारे पास पे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, ध्यान से देखिए। न्यूटन्स सेकंड लॉ थोड़ा सा समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। आपको पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। या फिर अपन ऐसे कहें, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी अगर मेरे पास के अंदर किसी भी बॉडी की लीनियर मोमेंटम के रेट में चेंज आ रहा है, तो रेट में चेंज तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, या जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा उसकी मोमेंटम की रेट में चेंज आएगा। ध्यान से समझना, मोमेंटम में चेंज आना अलग बात है, मोमेंटम की रेट में चेंज आना। अगर ये भी अगर अपन देखें कि अगर इसकी मोमेंटम में चेंज आया है, किसी भी बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, अगर पंखा धीरे चल रहा है, धीरे से थोड़ा सा तेज हुआ, फिर तेज हुआ, फिर और तेज हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। अब अगर उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है मोमेंटम? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे फोर्स लगता रहेगा वैसे वैसे उसका मोमेंटम बढ़ता रहेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम की रेट में जितना चेंज आएगा, इसका मतलब उस बॉडी पे उतना फोर्स आपने लगाया है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि आपके पास पे external force is applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum। ठीक है, प्रोपोर्शनल हट गया तो हमारे पास में क्या लग गया, इज इक्वल्स टू के dp अपॉन dt। के को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, dp अपॉन dt हो गया। P की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, mv होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स निकल के आ रहा है, mv की वैल्यू है। मास को बाहर निकाल दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है,
P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। याद रखना ये लीनियर मोमेंटम है। व्हाट इज अ लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम होता क्या है हमारे पास में, कोई भी बॉडी अगर वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी अगर मोशन में है, यानी उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, कि हमारे पास में कोई भी बॉडी अगर मोमेंट वेलोसिटी कर रही है, अगर वो चल रही है, मोशन में है, यानी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो उस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कितना मास का ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा P की जगह mv, m बाहर आ गया, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी F फिजिकल्स टू कितना हो गया मेरे पास में ma, ये हमारे पास में निकल के आ गया। बहुत ही अच्छी से समझ लिया। 11th क्लास वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, 12th वालों ने पढ़ा होगा, 10th 11th वालों ने भी ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आपका ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी मोमेंटम की रेट में चेंज आना, ये d अपॉन dt का मतलब हो गया डिफरेंशिएबल ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब ये है कि यानी मोमेंटम का चेंज आना टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर, इसका मतलब ये होता है। तो मोमेंटम का चेंज आना टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक है, प्रोपोर्शनल हट गया, k लग गया, k को मैंने 1 मान दिया, ये वैल्यू निकल के आ गई, p की जगह m भी आ गया, m बाहर आ गया, dv अपॉन dt a हो गया। ये हमारे पास में मेन फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, आपके पास के अंदर थोड़ा समझने की बात है कि अगर मेरे पास के अंदर ये है लीनियर एक्सेलरेशन, आपके पास अगर किसी भी बॉडी का अपन वेट कैलकुलेट करते हैं, यानी आपके पास के अंदर अगर मैं वेट कैलकुलेट करता हूं, तो वेट कैलकुलेट करने का क्या होता है, वेट के अंदर जो एक्सेलरेशन लगता है वो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास के अंदर एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है, यानी अगर मैं बात करूँ किसी बॉडी का वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है mg। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखो, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा समझना है। 2-3 चीज और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप बैठने लग जाएंगे। थोड़ा सा लिफ्ट से रिलेटेड आप ध्यान से समझिए कि क्या क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, टॉपिक क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लिफ्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ कि मान के चलिए जैसे कि ये बॉडी है, m मास की है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपके पास में बॉडी के ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे अपन वेट भी बोल सकते हैं, या हमारे पास हम बोल सकते हैं इसको वेट भी बोल सकते हैं। एक सेकंड शायद ये होगा, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। एक सेकंड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा हमारे पास में, mg लगेगा। अगर मेरे पास में पहला केस है कि लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, जैसे अगर मैं अपनी स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा हो गया बिल्कुल स्ट्रेट पे, अब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो भैया आपने बोला सर अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो बॉडी का क्या होना चाहिए, मोमेंटम के अंदर चेंज होना चाहिए। आपकी बॉडी पे तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा, सीधी सी गाड़ी है कि भाई, आप सीधी सी बात है कि भाई मेरी मोमेंटम में कहाँ चेंज आ रहा है, मैं नीचे थोड़ा जा रहा हूँ, मैं तो सीधा खड़ा हूँ। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। बल्कि नहीं साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो फिर आपके पास में आपके मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, मोमेंटम में चेंज आने चाहिए तो आप लगातार नीचे की तरफ जाने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ना तो हम ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, यानी जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स लग रहा है। यानी हमारे पास में फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है, यानी अगर ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाता है मेरे पास में, mg के बराबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अगर मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन आ जाए, सेकंड पार्ट आ जाए कि अगर मेरी जो लिफ्ट है, m मास की बॉडी है, अगर लिफ्ट है वो अपवर्ड की तरफ मोशन कर रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है मेरे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में क्या हो गया कि अपवर्ड की तरफ जा रही है बॉडी, लिफ्ट ऊपर जा रही है,
तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है यानी ऊपर का फोर्स क्या है, ज्यादा है, नीचे का फोर्स क्या है, कम है। यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर दिया, तो बॉडी अपने आप क्या करने लग जाएगी, लिफ्ट करने लग जाएगी। अब रही सवाल क्या कि मेरे पे कितना फोर्स लगेगा, कि आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ा दिया, नीचे वाला फोर्स भी था, लेकिन एक्चुअल में मेरे पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ऊपर वाला जितना फोर्स लग रहा है उसको नीचे वाले फोर्स से माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स मेरे पे उतना लगेगा। यानी मेरे अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं मोशन कर रहा हूं ऊपर की तरफ तो मैं एक्सेलरेट भी करूंगा क्योंकि मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमारे पास में ऊपर वाले फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में से हम क्या कर देंगे, नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस कर देंगे और उसको बराबर करेंगे हमारे पास में फोर्स के एक्सटर्नल यानी रिजल्टेंट फोर्स, और वो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, एम ए की। उसको अपन न्यूटन सेकंड लॉ से लिख देंगे, ये ध्यान रखना। यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है एफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ की जगह लिख देंगे एम ए। ये मेरा एक्सेलरेशन होगा, उस टाइम पे मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, उस पर मेरा ये ए एक्सेलरेशन होगा, जो कि हम निकालेंगे जब बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी। तीसरा केस देखिए, अगर अपन बात करते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं मैं आपके पास के अंदर, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस जो आ रहा है वो क्या कह रहा है, आपके पास में बॉडी है, ठीक है, एम मास की है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारे पास, अगर मैं बॉडी जाता हूं डाउनवर्ड पोजीशन में जा रही है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर मेरे को किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ आना है, लाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या कर दूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से कम कर दूंगा, तो बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर अपन पुली से पानी खींचते थे, अब पानी जब अपन खींचते थे तब तो क्या करना पड़ता था, हमारे को फोर्स लगाना पड़ता था, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा आपके पास के अंदर, कि वो जितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैं हल्का हल्का धीरे धीरे छोड़ दूंगा, हल्का कम कर दूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम रह जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बॉडी है, जो बकेट है, वो नीचे की तरफ लिफ्ट करने लग जाएगी, डाउनवर्ड पोजीशन में लिफ्ट करने लग जाएगी। तो वही चीज है, यानी नीचे की तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, तो मैं mg में से क्या करूंगा, यहाँ पे n को माइनस कर दूंगा, वो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ma। यानी अब बॉडी का जो एक्सेलरेशन निकालेगा ऐसे। अब ये देख लीजिए, ऊपर गई तो n माइनस एम जी हो गया, और अगर नीचे गई तो mg माइनस n हो गया, ठीक है। अब एक चौथा केस हो रहा है जिसको बोलते हैं अपन वेटलेसनेस, यानी हमारे पास के अंदर आपने रस्सी बिल्कुल छोड़ दी, लिफ्ट ने ऊपर वाला फोर्स रिएक्शन फोर्स लगाना ही बंद कर दिया, यानी बॉडी जैसे अगर अपन ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, तो जब अपन ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे पे ऊपर का फोर्स लग ही नहीं रहा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा। तो हमारे बॉडी पे चौथी कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसे अपन बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं हमारे पास पे। वेटलेसनेस आपने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, यानी हमारे पास पे उस बॉडी के ऊपर अपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं है आपके पास के अंदर, तो उस बॉडी पे क्या होगा, आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा नहीं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसके बराबर होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, यानी mg के बराबर होगा। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, इसे बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। यानी उस टाइम पे जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है उसका वेट नहीं मानते, क्योंकि आपके पास के अंदर यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ लिफ्ट कर रही है, जैसे अगर मैंने किसी को धक्का मार दिया, या फिर मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट का तार टूट चुका है, तो क्या हो गया, ऊपर का फोर्स लग ही नहीं रहा, अब तो नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, और वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा, तो mg बराबर ma, तो m से m कट गया। इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, याद रखना। तो मैंने आपको लीनियर मोमेंटम मतलब आपके पास में थोड़ा सा मोमेंटम समझाया, न्यूटन का सेकंड लॉ समझाया, न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद में हम आपके पास में आए किसके ऊपर, थोड़ा सा लिफ्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर, जिससे अब हमारे जो क्वेश्चंस है आगे के वो आप ध्यान से और अच्छे से कर सकें। तो देखिए हमारे पास में पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, जो कि RPMT राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 1992 और AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2000 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, कि प्रीवियसली हमारे पास में क्या क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बन सके कि नहीं हमने जो पढ़ा है और वो क्वेश्चन आया है पहले और हम वो क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं।
तो इसलिए वो हमारा टारगेट है, वो हमारी मेहनत है, कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बच्चा हमसे जुड़ करके अपने स्कोप को, अपने फ्यूचर को देख सके और अपना बेहतर जीवन बिता सके। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, टू मासेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg आर कनेक्टेड टू अ पुली। ये पुली है जिसमें एक 5 kg का मास लग रहा है, एक 10 kg का मास लग रहा है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली? जी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी के बराबर बोल देंगे अपन। अब इस बॉडी के पुली के ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा? ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर की तरफ 10 kg है, इधर की तरफ 5 kg है। अब आप खुद ही बताओ, आपने अगर 10 kg को 5 kg के साथ में जोड़ा तो बॉडी एक्सेलरेट कैसे करेगी? बॉडी किधर की तरफ जाएगी? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास के अंदर ये 10 kg है, ये 5 kg है, तो ये बॉडी किधर जाएगी? यूँ नीचे जाएगी, और ये बॉडी किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया आपके पास के अंदर, एक सेकेंड। हाँ, ये बॉडी किधर जाएगी? हमारे पास में नीचे जाएगी, ये बॉडी जाएगी हमारे पास में नीचे की तरफ, और ये बॉडी ये करेगी ऊपर की तरफ जाएगी। सीधी सी बात है। 5 kg का वेट किधर है आपके पास के अंदर? 5 kg का वेट है आपके पास में थोड़ा कम है, 10 kg का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बॉडी क्या जाएगी हमारे पास नीचे, और ये बॉडी जाएगी ऊपर। अब इस कंडीशंस पे अपन कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझ के रखिए आपके पास में। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के ऊपर टेंशन लगता है। टेंशन किधर की तरफ लग रहा है? जैसे कि यहाँ पे ये टेंशन लग रहा है टी, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है आपके पास में, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंडीशंस में कैसे आइडिया लगाते हैं? एक की पॉइंट है, ध्यान से। अगर मेरे पास है 2 वेट लग रहे हैं, एक वेट ज़्यादा है, दूसरा वेट कम है। अगर मैं बात करूं उस बॉडी के ऊपर कि कितना टेंशन या कितना आपके पास के अंदर एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा, यानी दोनों बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा आपके पास पे, तो वो निकालने का क्या ट्रिक है, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपके पास के अंदर। अगर मेरे पास पे जैसे कि पुली लगा दी, नीचे की तरफ ये m1 मास है, ये m2 मास है। अगर m2 मास ज़्यादा है m1 से, तो मेरे पास पे क्या करेंगे, m2 माइनस m1 इंटू जी, उतना नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस बॉडी पे, यानी नेट फोर्स लगेगा, आप ये कह सकते हो। इसको आप नेट फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप नेट फोर्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप नेट फोर्स भी लिख सकते हो। m2 माइनस m1, अब ये नेट फोर्स m2 माइनस m1 जी। नेट फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितने हैं? 2 बॉडी है, तो 2 बॉडी का मास है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू ए। एक्सेलरेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m2 प्लस m1। अब m2 कितना है? m2 कितना दे रखा है? 10। अगर इसको पकड़ें, 10 माइनस, क्योंकि m2 ये है जिधर की तरफ बॉडी का वेट ज़्यादा है, 10 माइनस m1 दे रखा है 5, ये फिर ये दे रखा है 10 प्लस 5 इंटू जी। 10 में से 5 गया तो कितना हो गया? 5 अपॉन 15 इंटू जी। यहाँ से 5 से 15 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? g अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया, a बराबर हो गया हमारे पास पे g अपॉन 3। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जिसका हो गया कितना आंसर? g अपॉन 3। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, अपर वेट में से जहाँ पे ज़्यादा वेट लग रहा है उसको लोअर वेट से माइनस कर देंगे, उतना नेट एक्स्ट्रा नेट फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, यानी दोनों बॉडी पे उतना नेट फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को ma यानी टोटल मास और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगा दोनों बॉडी पे क्या रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो थोड़ा समझ चुके होगे आप कि हमारा क्या टारगेट था समझाने का, कि पुली वाले क्वेश्चंस को कई बार डायग्राम में के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा थोड़ा सा हॉप चॉप हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि हमको क्वेश्चंस कैसे सॉर्ट करना है, लेकिन अब समझ चुके होगे आप। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में, ये हमने एक्सप्लेन करा ही है। नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्वेश्चन एक दे रखा है बहुत अच्छा, AIPMT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it but will break if the mass exceed 25 kg.
व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, एक्सेलरेशन इट विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रॉप। ये क्या बोल रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ मंकी ऑफ मास 20 kg, 20 किलो का हमारे पास में मंकी है, इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, जो एक वर्टिकल रोप को होल्ड कर रखा है, यानी हमारे पास में एक रोप है, उस वर्टिकल रोप को हमारे पास में एक मंकी इसको पकड़ रखा है, यहाँ से पकड़ रखा है या यहाँ से पकड़ रखा है, अपन ने पकड़ लिया कि उसको वर्टिकल रोप से वर्टिकली पकड़ रहा है उसको, ठीक है। मंकी का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, मास ऑफ मंकी दे रखा है 20 kg, ठीक है। आपके पास के अंदर द रोप विल नॉट ब्रेक, रोप ब्रेक नहीं करेगी जब तक हमारे पास पे 20 kg सस्पेंडेड ऑफ इट, यानी लगभग 20 kg 25 kg का मास जब तक उस बॉडी पे नहीं लग जाता तब तक वो 25 kg या 25 kg से ज़्यादा का मास उस रोप पे नहीं लग जाता तो वो ब्रेक नहीं करेगी। 25 kg के मास तक वो सह सकती है और एक्सीड 25 से ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगी आपके पास के अंदर। यानी रस्सी का अगर अपन देखें कि रस्सी का टेंशन फोर्स कितना है, रस्सी कितना टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकती है हमारे पास पे, तो वो मैं निकाल लूं। रस्सी हमारे पास में टेंशन कितना होगा, मैक्सिमम टेंशन जो निकल के आएगा उसका फॉर्मूला होता है, फोर्स ही होता है, टेंशन भी एक तरीके से, टेंशन हमारे पास पे जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है उस बॉडी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होता है, टेंशन। तो जितना ग्रेविटेशन लगेगा उतना ही क्या लगेगा, टेंशन क्रिएट होता है हमारे पास पे। तो टेंशन फोर्स किसके बराबर हो गया हमारे पास पे, मास इनटू वही हमारे पास पे क्या हो गया, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, यानी इसका टेंशन कितना झेल सकती है वो, कितना 25 kg तक, जी कितना है हमारे पास में 10, यानी मैं ऐसे कहूं तो 250 kg, अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि इसने जी 10 दे रखा है, तो 250 यानी 250 न्यूटन टेंशन वो रस्सी झेल सकती है, ठीक है। तो अब आप देखो इधर रस्सी का जो टेंशन दे रखा है हमारे पास पे टी, ठीक है। अब आ गया बेचारा मंकी, मंकी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, मंकी की क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। मंकी का मास कितना दे रखा है, 20 kg का, खींचने से कुछ भी नहीं होगा, बॉडी पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ क्या है, ज्यादा है, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, यानी ऊपर वाले फोर्स, यानी ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 250 न्यूटन, क्योंकि वो 225 kg वाला सेट कर सकती है, यानी 25 kg तक का वेट तो सह लेगी, तो 25 × 10 यानी 250 न्यूटन ऊपर की तरफ उसका टेंशन है, 250 से ज्यादा हो गया तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और रस्सी टूट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 250 तक को कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे की तरफ जो आपके पास में वो लगा रहा है उसका क्या होता हो जाएगा, यानी टी माइनस, ये अपन मंकी के मास को माइनस कर दे, यानी मंकी वाले फोर्स को माइनस कर दे, बचा हुआ फोर्स उस पे लग रहा है हमारे पास पे, उस रस्सी पे लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा, उसको फोर्स एफ बोल दो। यहाँ पे टी की वैल्यू है 250, यहाँ पे हमारे पास में कितना निकल के आ गया, एम कितना दे रखा है यहाँ पे 20, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है एम ए। ये फोर्स किस पे लग रहा है हमारे पास में, मंकी के ऊपर, यानी हमारे पास है 250 माइनस कितना हो गया 200, ये m कितना दे रखा है आपके पास के अंदर 20 इंटू जी, इसको इसमें से मैंने माइनस किया, यानी 250 में से 200 को माइनस कर दिया 50 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ये कितना हो गया मेरे पास पे g, यहाँ पे 2 से 0 से 0 कट गया और g की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि आपके पर ऊपर की तरफ जैसे मंकी है आपके पास, रस्सी अगर मैं पकड़ के चला, ध्यान सुनिए, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऊपर का मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है कि वो कितना टेंशन झेल सकती है, मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन झेल सकती है, निकाल लिया। उसको में से रस्सी, मंकी कितना फोर्स लगा रही है नीचे, तो रस्सी पे कितना फोर्स लग रहा है अपन वो निकाल सकते हैं। मंकी हमारे पास में उसके ऊपर कितना एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच द मंकी कैन क्लाइम अप द अलोंग द रोप, यानी जब वो उस पर झूल रहा है तो उसको कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हमारे पास में हमने क्या कर दिया कि ऊपर वाले फोर्स से नीचे वाले को माइनस कर दिया और बचा हुआ फोर्स उस मंकी के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उस फोर्स की वैल्यू निकाल दी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास उसका 20 दे रखा है, यानी उसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये एक्सेलरेशन हमारे पास में यहाँ पे मिलेगा। इसको ए लिख सकते हैं अपन, जी नहीं लिखे जिससे थोड़ा सा आपको इरिटेशन मतलब थोड़ा सा गड़बड़ ना लगे। यहाँ पे अपन उसको 20 ए कर देते हैं, 20 फिर ये ए हो गया और यहाँ पे ए की वैल्यू निकल के आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ मैन वेट ऑफ 80 kg, अच्छा है क्वेश्चन, 80 किलो का एक आदमी है,
ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल, यानी वेटिंग स्केल पे खड़ा है लिफ्ट के ऊपर, मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल? स्केल पे क्या रीडिंग आएगी आपके पास के अंदर कि वो एक वेट मशीन पे खड़ा है और वेट मशीन के ऊपर आपके पास पे खड़ा है और वो क्या कर रही है, उसको लिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी वेट मशीन के ऊपर एक आपके पास में इंसान है जिसका मास दे रखा है लगभग 80 केजी का। ठीक है, अगर अपन देखें उसके अंदर जी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जानते हैं इसकी यूनिट होती है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल? स्केल पे क्या रीडिंग होगी? यानी अगर मैं बात करूं कि ये अगर सीधी सी बात है, हमारे को तो कुछ नहीं निकालना, ये पता करना है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा। बॉडी के ऊपर किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg। बॉडी किधर की तरफ लिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही है, और किस एक्सेलरेशन के साथ में लिफ्ट कर रही है वो भी अपन को बता दिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मेरे पास में क्या करा, n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, नीचे की तरफ वाले फोर्स को माइनस कर दोगे, मैंने भी बताया लिफ्ट ऊपर कर रही है तो ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से माइनस कर दिए, बचा हुआ फोर्स उस बॉडी पे यानी उस इंसान पे लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे n कितना है हमारे पास में, ये हमारे को निकालना है, यही तो पता करना है कि हमारे पास में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी उस वेटिंग मशीन पे कितना मीटर आएगा। यानी अगर वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको लिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ, तो उस इंसान का जो वेट है उस स्केल में कितना निकल के आएगा, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो उसका वेट भी बढ़ेगा, तो वो कितना बढ़ेगा वो निकालना है हमारे पास में। एम ए माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो गया एम जी, एम कॉमन ले लिया, बच गया कितना ए प्लस जी। यहाँ पे मास कितना दे रखा है 80 केजी का, ए दे रखा है हमारे पास में, ये ए दे रखा है आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी दे रखा है 10, यहाँ पे हमारे पास में 80 इंटू कितना हो गया हमारे पास पे 15, 10 और 5 कितना हो गया 15, और इसको अगर अपन ऐड कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 जा कितना होता है 120, और एक जीरो और लगा दिया, यानी 1200 न्यूटन आपके पास में उसके ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझा रहे हैं कि हमारे पास के अंदर कि ये देखो क्वेश्चन AIPMT 2003 और BHU 2007 के अंदर पूछा गया है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस कर दिया क्योंकि बॉडी लिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ, और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूँ लिफ्ट वाला। ठीक है, तो जो 10th से 11th बच्चे आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास के अंदर, बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज, AIPMT 2004 के अंदर, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, जो दिमाग की नसों को खोलने वाला क्वेश्चन है, जिससे पता चलता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन करा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है हमारे पास में, तो वो सा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑन इंक्लिनेशन थीटा, यानी सीधी सी बात है कि एक इंक्लिनेशन यानी एक आपके पास में एक बैंक्ड सरफेस है जिसका इंक्लिनेशन दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा। ठीक है, ऐसे प्लेन है, इस एक बॉडी है, इस बॉडी पे क्या लग रखा है m मास लग रखा है। ठीक है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। अगर आपके पास में पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है हमारे पास के अंदर, और जिससे उसके ऊपर स्लिप ना करे, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वेज ऑफ द ब्लॉक विल बी। अब उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमारे को निकालना है, ध्यान से समझना है कि आपके पास में ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो समझना, ये वेज ये एक सरफेस, ये बॉडी है, इस पे सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर n, नीचे की तरफ लगेगा हमारे पास पे ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं, ये ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है n, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mgu। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा समझना चाहूं इस बॉडी के ऊपर रिलेटेडली, अगर मैं ये देखूं, ये आपके पास के अंदर इसको अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, ऐसे 4 कंपोनेंट बनाऊंगा, क्योंकि ये आपके पास ऊपर हो गया तो ये नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा, इधर लगाया तो मेरे को इधर भी लगाना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं इसका ये निकालूं आपके पास में, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है यानी mg फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। यानी ये जो फोर्स लग रहा है ये कितने एंगल पे लग रहा है हमारे पास में, थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है,
अगर मेरे पास पे ये दे रखा है फोर्स mg, थीटा एंगल है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास पे mg cos थीटा, और इधर कितना हो गया मेरे पास पे mg sin थीटा। कितना हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मेरे पास पे जो नॉर्मल रिएक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल पे लग रहा है, क्योंकि वो इंक्लाइंड कर रखी है। जैसे कि अगर मैं बॉडी यूं हूं, मेरे पे mg फोर्स लग रहा है, अगर मेरी बॉडी यूं हो जाए तो थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है। ध्यान से सुन, सीधी सी बात है कि अगर मेरी बॉडी यूं हो जाए तो थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो mg थीटा हो जाएगा, तो mg cos थीटा लगेगा, क्योंकि बॉडी का मास ही क्या कर रहा है, टिल्ट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी चेंज होगा, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा एंगल है वो कितना, यानी अब इसके ऊपर जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, वो mg cos थीटा लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है हमारे पास में mg sin थीटा। बॉडी एसेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, कितने एसेलरेशन उसका क्या मान लेते हैं अपन, a इज द एसेलरेशन, a एसेलरेशन के साथ में कर रही है, तो बॉडी एसेलरेशन कर रही है, लेकिन वो भी थीटा एंगल पे कर रही है। तो ध्यान से देखिए, ये थीटा एंगल हो गया हमारे पास के अंदर, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, अगर ऐसे पकड़ के चले यूं, ये कंपोनेंट ले लिया, अगर वो बॉडी एसेलरेट कर रही है कितना, थीटा, कितना कर रही है, थीटा, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा हमारे पास में, एसेलरेट कर रही है थीटा से, तो कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास में ma cos थीटा। अच्छा, 10th से 11th वाले बच्चे आ रहे होंगे तो वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये mg cos थीटा कैसे हो गया और mg sin थीटा कैसे हो गया। दिमाग मत लगाओ, आपके पास के अंदर अगर ये कंपोनेंट है, ध्यान से समझना है कि अगर ये एंगल थीटा है और ये कोई भी अगर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी a मान लिया, तो थीटा के पास वाली एक्सिस हो जाती है, ये हो जाती है a cos थीटा, और उसके सामने वाली एक्सिस हो जाती है, वर्टिकल एक्सिस हो जाती है a sin थीटा। ठीक है, जो 10th से 11th स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए समझाना क्या, कि अगर कोई भी कंपोनेंट थीटा एंगल पे इंक्लाइंड कर रहा है तो उसकी थीटा के पास वाली एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है a sin थीटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए हटा देता हूं मैं, जिससे कि हम आगे की तरफ देख सके। तो इसीलिए मेरे पास में अगर इस बॉडी के ऊपर ये mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ थीटा एंगल पे, तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास में mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाली एक्सिस है mg cos थीटा, और इसके वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा कितना, mg sin थीटा। ठीक है, अब वापस देख लीजिए, ये बॉडी एसेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, कितने से, a एसेलरेशन है उसका थीटा एंगल पे, ये एसेलरेशन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास पे, थीटा के पास वाली एक्सिस है, इसलिए कितना हो जाएगा ma cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में a एसेलरेट कर रही है, बॉडी का मास m है, तो कितना हो जाएगा ma cos थीटा, और इसके जो थीटा एंगल्स की परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, तो ये कितना हो जाएगा ma sin थीटा। ध्यान से समझ लीजिए कि आपके पास के अंदर अगर ये mg फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। यहाँ पे हमारे पास बॉडी एसेलरेट कर रही है a थीटा एंगल पे, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ma cos थीटा, और नीचे की तरफ लगेगा ma sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, दो कंपोनेंट, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ कितना लग रहा है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट दे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखे, ये देखो mg sin थीटा इधर, ma cos थीटा इधर, तो ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, mg sin थीटा बराबर किया किसके, ma cos थीटा के, m से m मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, a निकल के आ जाएगा मेरे पास है g sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा आप सभी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, नीचे mg sin थीटा, ऊपर ma cos थीटा, बराबर किया, m से m कट किया, a आ गया g sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, जो किसके बराबर है, नीचे वाले फोर्स के। नीचे वाला फोर्स कितना आ रहा है, mg sin थीटा, सॉरी एक तो आ रहा है mg cos थीटा, और एक आ रहा है ma sin थीटा। थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, पर चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमारे पास में n ऐसे कैसे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, m कॉमन ले लिया, यहाँ पे g cos थीटा ऐसे कैसे आ गया, मैंने m कॉमन ले लिया, a की जगह मैंने लिख दिया g sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये लिख दिया g sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय ये sin थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे
एलसीएम ले सकते हैं 1 और cos थीटा का, तो नीचे कितना आएगा cos थीटा, ऊपर क्या चला जाएगा cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यानी cos स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हो जाएगा g cos स्क्वायर थीटा और ये sin थीटा इंटू sin थीटा g sin स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं करा रहा क्योंकि मैथमेटिकल है, बहुत ईजी है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम लेंगे तो cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो g cos स्क्वायर थीटा प्लस g sin स्क्वायर थीटा, g कॉमन ले लूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में n, जो आपके पास में n यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ऊपर बचेगा केवल mg और नीचे आएगा cos थीटा, यानी वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, mg अपॉन cos थीटा। तो ध्यान से समझ चुके होगे आप कि क्या हुआ, उस ऊपर वाली बॉडी पे लगा हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, बॉडी है m मास की, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है थीटा पे, तो ये mg cos थीटा, मैंने बता दिया थीटा के पास वाली एक्सिस mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ठीक है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट ma cos थीटा और ये हो गया ma sin थीटा, यानी इधर दो फोर्स लग रहे हैं mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर, यही निकालना है मेरे पास पे कि उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो कितना हो गया n बराबर mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। अच्छा, इस इधर वाला फोर्स उसके बराबर ma cos थीटा ma sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, m से m मैंने कट कर दिया, a की वैल्यू निकाल दी, a की वैल्यू को उठा करके यहाँ रखा, g sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लूंगा तो g cos स्क्वायर थीटा, g कॉमन ले लूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो कितना बच गया केवल g अपॉन cos थीटा और बाहर है m, तो गया mg अपॉन cos थीटा, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, दिस इज योर आंसर। कुछ क्वेश्चंस करने से बच्चों को कॉन्फिडेंट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास के अंदर। इन द फिगर गिवन बिलो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखी है, आपको इंपल्स निकालना है 2 सेकेंड्स के बाद में। बोले सर ये इंपल्स क्या होता है? इंपल्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितने ड्यूरेशन तक फोर्स लगा, डेट इज कॉल्ड द इंपल्स। अगर मैं इसको इंपल्स को सिंपल ऐसे लिखना चाहूं तो इंपल्स का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द टाइम ड्यूरेशन, यानी अगर मैं ऐसे कहूं किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगा नहीं लगा, तो मोमेंटम में चेंज आना क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। ध्यान से रखना, अगर उसके मोमेंटम में जो चेंज है, ऑब्वियस ही बात है मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा ही होगा, ये गारंटी बात है आपके पास में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे पास के अंदर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ, लेकिन अगर मेरे को कहे कि सर केवल मुझे इसके मोमेंटम में चेंज निकालना है कि कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, तो वो क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक उसके ऊपर फोर्स लगा। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ से डेल टी से डेल टी कट जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है? इंपल्स आ जाता है हमारे पास में डेल पी, यानी चेंज इन द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द इंपल्स। इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं हमारे पास पे। इंपल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यू बोल दो, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वो बोल रहा है आपके पास के अंदर कि इंपल्स एट 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड पे इंपल्स क्या होगा। ग्राफ दे रखा है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ठीक है। मास उसने अपने को दे रखा है 0.1 kg, तो मास तो मैं लिख दूंगा 0.1 kg। अब बात करते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी है, यानी 2 सेकंड पे उसका क्या, यानी 2 सेकंड पे पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 4, टाइम है 2 सेकंड, तो 4/2, तो कट के कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अब ऐसा फाइनल तो आपके पास है 2 के बाद में, ये केवल 4 पे रुका हुआ है व्यक्ति, यानी 4 मीटर चलने के बाद में केवल टाइम ही चल रहा है, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। अगर पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। और आपको वो पूछा है कि 2 सेकंड पे वो कितना इंपल्स क्रिएट करेगा, तो 2 सेकंड पे इंपल्स क्रिएट करेगा, तो 2 सेकंड के वक्त उसकी क्या वेलोसिटी थी? इनिशियल वेलोसिटी 2, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस का 2, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.2, ये वैल्यू निकल के आएगी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, माइनस का 0.2, यानी वैल्यू और ये ऑप्शन नंबर 2 माइनस 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली बार से करेंगे। एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो मैं कमेंट्स में देखूंगा कि ये क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत आराम से आप कर सकते हो। मेरे को पता है कि ये वाला बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एक झटके में आंसर निकाल सकते हो। एम्स 2005 का है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये अभी आपको थोड़ी देर पहले। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द एलिवेटर विच इज सिचुएशन फाइंड्स हैज वेटलेसनेस। अगर कोई वो एलिवेटर पे खड़ा है और वेटलेसनेस की कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड, elevator moves downward with constant acceleration, elevator moves upward with uniform acceleration, elevator moves downward with uniform velocity। यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको कंक्लूड करूंगा, ठीक है। आपके कमेंट्स देखूंगा कि कितने बच्चों ने कमेंट्स दिए हैं कि ये क्वेश्चंस बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी है। क्योंकि जो अगर मेरे पहले वाले कॉन्सेप्ट को देखेगा वो इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत समझ करके इस आंसर को जरूर देगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब बनाऊंगा तो उससे पहले कमेंट सेक्शन देखूंगा और उसके बाद आपकी इस क्वेश्चंस को करेक्ट करूंगा। तो थैंक यू गाइस आप सभी को जुड़ने के लिए। और हमारे पास में जो हमारा टारगेट है नीट को क्रैक करना, जेईई मेंस को क्रैक करना, वो हमारे को भूलना नहीं है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि इस बार हमारे को सफल मिले। और जो 10th से 11th में स्टूडेंट आ रहे हैं, 11th से 12th वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको देखना है कि हमारा भविष्य किस तरीके से किस रास्ते पे बन सकता है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू गाइस ऑल ऑफ यू।